सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं चेतन गुप्ता और आज हम अमेरिका में पैसा एपिसोड नंबर 3 में बात करेंगे यूएस स्टॉक्स के टैक्स की। आज हम सब कुछ देखेंगे कि यूएस स्टॉक्स में कौन सा टैक्स लगते हैं, कौन से फॉर्म भरे जाते हैं, आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इनकम टैक्स एक्टिवली नोटिस भेज रही है, खासकर उन लोगों की जो शेड्यूल FA मिस करते हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही ध्यान से सुनना है आज का वीडियो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि कैपिटल गेन क्या होता है। कैपिटल गेन, आपने मान लो यूएस स्टॉक खरीदा कोई भी और आपने उसको आप जब बेचा आपको उसमें कुछ प्रॉफिट हुआ। जो प्रॉफिट है वो आपका कैपिटल पे गेन है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो आपने करी उस पर वो गेन है, उसको हम कैपिटल गेन कहते हैं और इस पे आपका टैक्स लगता है। मेनली ये दो तरह का टैक्स होता है। सबसे पहले होता है LTCG एंड दूसरा होता है STCG। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे LTCG की। LTCG क्या होता है कि अगर आपने कोई भी स्टॉक ETF आपने 24 महीने से ज़्यादा होल्ड किया तो आपका उस पर लगेगा LTCG टैक्स लगेगा। तो आपका होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ऊपर का होना चाहिए। इस पे टैक्स रेट है वो है 12.5% का, ये फ्लैट टैक्स रेट है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिटेल है, 12.5% के ऊपर एप्लीकेबल सरचार्ज भी लगता है और हेल्थ और एजुकेशन सेस भी लगता है। इफ़ेक्टिवली रेट थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। आप CA से बात करेंगे, वो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन दे देंगे। और एक और बात का ध्यान रखना है जब भी आप टैक्स करेंगे, US मार्केट के इन्वेस्टमेंट पे आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है और कोई भी 1.25 लाख की एग्जम्पशन भी नहीं है, वो सिर्फ इंडियन लिस्टेड स्टॉक्स के लिए होती है। और एक अच्छी बात भी है, US स्टॉक्स पे कैपिटल गेंस पर सिर्फ इंडिया में टैक्स लगता है, US में नहीं। मतलब इंडिया और US के बीच में DTAA एग्रीमेंट है जिसको कहते हैं डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट, तो इसमें आपका डबल टैक्स नहीं लगेगा। यह रूल 23 जुलाई 2024 से लागू हुआ है। अब बात करेंगे STCG की। कोई भी इन्वेस्टमेंट पे गेन जो कि 24 मंथ से कम होल्ड की गई है उस पर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और यह आपकी इनकम टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंग लगेगा, जो कि 30% तक के ब्रैकेट में जा सकता है। इसलिए यहाँ पर एक बात ध्यान करने की है कि जितना लंबा होल्ड करेंगे सिर्फ आपके पैसे की कंपाउंडिंग नहीं होगी, टैक्स के लिए भी ये आपको फ़ायदेमंद है। सेकंड टॉपिक जो हम अब डिस्कस करेंगे वो करेंगे करेंसी कन्वर्जन, क्योंकि जो आपका गेन होगा वो होगा US डॉलर में और आप जो टैक्स भरेंगे वो भरेंगे इंडिया में, दैट इज़ INR में। तो आपको करेंसी कन्वर्जन करना कैसे है? करेंसी कन्वर्जन के लिए आपको SBI का TT बाइंग रेट यूज़ करना है। अब ये आपको कैसे यूज़ करना है, सेल वाले महीने से पहले का आपको महीना देखना है, उसकी लास्ट डेट पे जो भी रेट होता है आपको वो लेना होता है। हम इसको एग्जांपल से देखेंगे। मान लो आपने नवंबर में स्टॉक बेचा, तो अब आप क्या करेंगे, 31 अक्टूबर का SBI TT बाइंग रेट देखेंगे, ठीक है। जो भी रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप अपना पैसा कन्वर्ट करेंगे। आपको CA को स्पेसिफिकली बोलना है US स्टॉक्स की सेल थी, SBI TT बाइंग रेट यूज़ करने हैं, वो हैंडल कर लेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे TCS की। TCS क्या है? टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। जब आप इंडिया से पैसे बाहर भेजते हो US में इन्वेस्ट करने के लिए, तो एक फाइनेंशियल ईयर में आपको टोटल अलाउड लिमिट विदाउट TCS 10 लाख रुपीज़ की है। इससे जैसे ही ऊपर होगा 20% का TCS लगता है एक्स्ट्रा अमाउंट पे। एक एग्जांपल से देखेंगे, मान लो आपने 15 लाख रुपीज़ ट्रांसफ़र किए एक साल में, तो 10 लाख तक आपका कोई TCS नहीं लगेगा, पर जो आपके 5 लाख होंगे ऊपर उस पर 20% TCS लगेगा, दैट इज़ 1 लाख रुपीज़। लेकिन इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये TCS एक्स्ट्रा टैक्स नहीं है कोई, यह एडवांस टैक्स कलेक्शन है। आपका बैंक ये पैसा काटेगा, गवर्नमेंट के पास जमा करेगा, जो कि आपके पैन के अगेंस्ट रजिस्टर हो जाएगा। बैंक TCS काटने के बाद आपको एक डॉक्यूमेंट देगा जिसे कहते हैं फॉर्म 27D। ये TCS सर्टिफिकेट होता है, आपको इसको संभाल के रखना है और अपने CA को फाइलिंग के टाइम ये दे देना है। जब आप ITR फाइल करेंगे फॉर्म 26AS में ये TCS आपको दिखेगा, आप उसको क्लेम कर सकते हैं, वो आपकी टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट हो जाएगा और अगर आपकी लाइबिलिटी टैक्स की कम बनती है तो वो आपको रिफ़ंड हो जाएगा। पर आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, 10 लाख की लिमिट पूरे साल में क्यूमुलेटिव है, ये किसी एक ट्रांजैक्शन की नहीं होती। 1 अप्रैल से 31 मार्च पूरे फाइनेंशियल ईयर में लिमिट होती है 10 लाख की।
अब हम बात करते हैं डिविडेंड टैक्स की। कुछ स्टॉक्स और ETFs आपको डिविडेंड देते हैं। अब डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है कंपनी अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बांटती है। अब इस पे टैक्स क्या लगता है? सबसे पहले यूएस साइड पे यूएस गवर्नमेंट सीधा 25% विद होल्डिंग टैक्स काटती है इस पे डिविडेंड मिलने से पहले। मान लो आपको $100 का डिविडेंड मिलना था, तो आपको मिलेगा कितने का? $75 का। बाकी $25 यूएस गवर्नमेंट ने रख लिए विद होल्डिंग टैक्स। अब इंडिया साइड पे क्या होगा? इंडिया साइड में डिविडेंड इनकम आपको शेड्यूल OS में रिपोर्ट करनी होती है और इस पे टैक्स आपके स्लैब रेट पे लगता है। एक्सचेंज रेट के लिए वही डिविडेंड मिलने वाला जो भी महीना होगा उससे पहले महीने की आखिरी डेट पे SBI का TT बाइंग रेट यूज़ करना है आपको। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपका कहीं डिविडेंड पे डबल टैक्स तो नहीं लगेगा इंडिया में भी US में भी, तो नहीं। इंडिया US में DTAA की वजह से आपको ITR में शेड्यूल TR में US में जो 25% कटा है उसका क्रेडिट क्लेम हो सकता है। अब मान लो आपका स्लैब रेट 30% है, तो US में 25% ऑलरेडी कट चुका है, आपको इंडिया में एक्स्ट्रा 5% ही देना होगा। अब यहाँ पर फॉर्म अगला है फॉर्म 67, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविडेंड विद होल्डिंग का क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 67 भी भरना होता है। और एक ज़रूरी बात, फॉर्म 67 पहले सबमिट करना होता है, फिर ITR फाइल करनी होती है। यह सीक्वेंस अगर गलत हुआ तो आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। CA को स्पेसिफिकली बोलना है, अगर वो US के ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं करता है तो पहले फॉर्म 67 भरना है, फिर ITR भरनी है। आइए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है शेड्यूल FA। याद रखना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसकी वजह से इनकम टैक्स के बहुत नोटिस आ रहे हैं। शेड्यूल FA क्या है? ये आपका फॉरेन एसेट डिक्लेयर करने का शेड्यूल है। ITR में ये एक मैंडेटरी सेक्शन है। अगर आपके पास कोई भी US स्टॉक्स हैं, चाहे वो $1 का है, चाहे उसने कोई इनकम नहीं दी है, चाहे आपने सेल नहीं करी है, चाहे अकाउंट में कोई एक्टिविटी भी नहीं थी, फिर भी शेड्यूल FA आपको फिल करना मैंडेटरी है। यह ब्लैक मनी एक्ट 2015 के अंडर आता है। पेनल्टी अगर मिस किया हर साल के लिए 10 लाख रुपए की फ्लैट पेनल्टी है। सीरियस केसेस में 7 साल तक की जेल भी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक्टिवली नोटिस भेज रहे हैं इसके लिए। आपको क्या फिल करना होता है? टेबल A3 में प्लेटफॉर्म का नाम, जैसे जो भी आपका प्लेटफॉर्म है, वेस्टेड है, इंड मनी है या कोई और है। कंट्री जैसे US यूनाइटेड स्टेट्स हो गई यहाँ। आपका अकाउंट नंबर, स्टॉक्स का नाम और परचेज प्राइस INR में कन्वर्ट करके। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। प्लेटफॉर्म अपना टैक्स स्टेटमेंट देता है, वो CA को दो, वो फिल कर देंगे। शेड्यूल FA कैलेंडर ईयर ट्रैप। यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखनी है, जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर मिस कर जाते हैं। इंडिया में फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से मार्च होता है, लेकिन शेड्यूल FA कैलेंडर ईयर फॉलो करता है, दैट इज़ जनवरी से दिसंबर। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का ITR फिल कर रहे हो, शेड्यूल FA में US एसेट रिपोर्ट करने होंगे जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 के बीच के। अप्रैल से मार्च नहीं, जनवरी से दिसंबर। CA को क्लियरली बोलना शेड्यूल FA के लिए कैलेंडर ईयर डाटा चाहिए। अब ITR फॉर्म की बात करते हैं, वो कौन सा भरना होगा। एक कॉमन गलती जो है, बहुत लोग ITR 1 फाइल करते हैं। ITR 1 में शेड्यूल FA होता ही नहीं। US स्टॉक्स हैं, ITR 2 या ITR 3 फाइल करना मैंडेटरी है। सैलरीड हो, कैपिटल गेंस हैं, ITR 2। बिजनेस इनकम भी है, ITR 3। अलग अलग शेड्यूल्स फिल करने होंगे। कैपिटल गेंस शेड्यूल FSI में, फॉरेन एसेट्स शेड्यूल FA में, टेबल A3 में। डिविडेंड इनकम शेड्यूल OS में। फॉरेन टैक्स क्रेडिट शेड्यूल TR में। TCS क्रेडिट शेड्यूल TCS में। डिविडेंड विद होल्डिंग क्रेडिट फॉर्म 67। और सबसे इम्पॉर्टेंट, फॉर्म 67 ITR से पहले भरना है। पहले साल CA से करवाओ, उसके बाद आप खुद भी कर सकते हो अगर समझ आ जाए, नहीं तो CA से ही कंटिन्यू रखो। पर आपको हर एक चीज़ खुद भी वेरीफाई करनी है, एक भी चीज़ मिस हुई तो ये काफ़ी बड़ा आपको नुकसान दे सकती है। अब हम बात करते हैं कैपिटल लॉस की। अगर आपको गेन हुआ ही नहीं, क्योंकि मार्केट वॉलेटिलिटी का कुछ नहीं पता है, आपको गेन भी हो सकता है, आपको लॉस भी हो सकता है, तो कैपिटल लॉस के केस में क्या होता है? अगर US स्टॉक में आपको लॉस हुआ है तो घबराओ नहीं, ये टैक्स प्लानिंग में आप यूज़ कर सकते हो। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों गेन से ऑफसेट कर सकते हो।
लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ऑफसेट होगा, ये याद रखना। शॉर्ट टर्म दोनों से ऑफसेट हो जाएगा, पर लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म गेन से ऑफसेट होगा। एसेट क्लास मैटर नहीं करती, यूएस इक्विटी का लॉस इंडियन इक्विटी के गेन से ऑफसेट कर सकते हो। अब तो हम एक बार क्विक समरी देख लेते हैं, टैक्स चेकलिस्ट कह लें उसे। सब कुछ एक ही जगह है। कैपिटल गेंस 24 महीने से ज़्यादा LTCG 12.5% प्लस सरचार्ज प्लस सेस। 24 महीने से कम स्लैब रेट पे, जो भी आप जिस भी स्लैब में आएंगे। यूएस स्टॉक्स पे सिर्फ इंडिया में टैक्स DTA की वजह से। नो इंडेक्सेशन, नो 1.25 लाख एग्जेम्पशन। करेंसी कन्वर्जन के लिए SBI TT बाइंग रेट लास्ट डे ऑफ प्रीवियस मंथ। आपने अगर नवंबर में सेल करी है तो 31 अक्टूबर का SBI TT बाइंग रेट आपको यूज़ करना है करेंसी कन्वर्जन के लिए। TCS की बात करते हैं, 10 लाख तक 0, 10 लाख से ऊपर 20%। बैंक फॉर्म 27D देता है, संभाल के रखो। फॉर्म 26AS में आपको अपना TCS दिखेगा, ITR में क्लेम करो, वापस मिलता है। डिविडेंड की बात करें तो US में 25% डिविडेंड कटता है। इंडिया में शेड्यूल OS में रिपोर्ट करो स्लैब डेट पे। पहले फॉर्म 67 सबमिट करो, फिर ITR फाइल करो, तो आपको शेड्यूल TR में क्रेडिट क्लेम हो जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल FA की। मैंडेटरी है हर साल भरना, चाहे $1 का स्टॉक हो। कैलेंडर ईयर इसका अलग होता है फाइनेंशियल ईयर से, जनवरी से दिसंबर फॉलो करता है। टेबल A3 में रिपोर्ट करना होता है। मिस किया तो 10 लाख पेनल्टी होती है पर ईयर। सीरियस केसेस में 7 साल की जेल। ITR फॉर्म ITR 2 या ITR 3 US स्टॉक्स के लिए, ITR 1 बिल्कुल भी नहीं है। फाइलिंग डेडलाइन 31 जुलाई हर साल की। यहाँ मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, यह एजुकेशनल कंटेंट है, मैं फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, एक इन्वेस्टर हूँ जो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। टैक्स फाइलिंग के लिए CA से ज़रूर कंसल्ट करें, रूल्स चेंज होते रहते हैं, वेरीफाई करते रहो। अगर ये एपिसोड आपको वैल्यूएबल लगा तो सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, घंटी दबाओ। नेक्स्ट एपिसोड मिस मत करना, मिलते हैं अगली बार। उगाते रहो, साइनिंग ऑफ।